चलो भाई, वापस आ जाइए सारे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हम कर रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे असरटेन होता है। अब हमारा इसी चैप्टर में सेकंड पार्ट है जो बताता है कि अगर आपने गुड्स की बजाय सर्विसेज सप्लाई की हो, अगर आपने सर्विसेज सप्लाई की हो तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे जो है वो असरटेन किया जाता है, वो यहाँ पे हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। मैंने अभी आपको बताया कि हम आईजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमने जो सेक्शन 10 पढ़ा था वो आईजीएसटी एक्ट का था। सिमिलर वे में सर्विसेज के लिए भी सेक्शन 12 नोटिफाई किया गया है आईजीएसटी एक्ट का, जहां बताया गया है कि कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा इन केस ऑफ सर्विस। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई देखना बहुत आसान है, बिकॉज गुड्स आर समथिंग फिजिकल। कोई चीज है जो टेंजिबली आप देख सकते हो, तो अगर वो कहीं पे मूव हो रहा है, कहीं पे जा रहा है, कहां पे उसे रखा गया है, कहां उसे भेजा गया है, आप ये फिजिकली देख सकते हो, आप जान सकते हो कि गुड्स कहां गए हैं। आप उनका कंजम्पशन पॉइंट भी असरटेन कर सकते हो, अल्टीमेटली कहां पे जाके वो गुड्स स्टील पोजीशन पे आ गए, रुक गए हैं, ये आप इजीली देख सकते हो। बट सर्विसेज इनटेंजिबल होती है, तो इसलिए ये देख पाना कि सर्विसेज किसने दी, किसको दी, ये चीजें ना आप आंखों से देख नहीं सकते। तो इन चीजों के लिए जो स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है वो बनाए गए हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो क्या किया गया है, सबसे पहले ये समझिए कि जो आपके पास सेक्शन 12 है उसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। सेक्शन 12 में क्या किया गया है, सबसे पहले एक सब सेक्शन ऐड किया गया जो जनरल प्रोविजन है, जो हर केस में लगेगा। तो सबसे पहले क्या रखा गया, एक जनरल प्रोविजन। ये जनरल प्रोविजन हर केस में लगता है अदर देन स्पेशल केस। ये स्पेशल केस क्या है, कुल मिला के मैं कहूंगा यहाँ पे 10-11 स्पेशल प्रोविजंस कवर किए गए जो सेक्शन 12 में ही बताए गए हैं वन बाय वन। तो इन स्पेशल प्रोविजंस को छोड़ के या इन स्पेशल सर्विसेज को छोड़ के बाकी सब सर्विसेज के टाइम पर आपको जनरल प्रोविजन लगाना है। मतलब मैं कहूंगा ये 10-11 प्रोविजन जो है स्पेशल, इन सर्विसेज को छोड़ दोगे तो हर जगह पे ये जनरल प्रोविजन लगेगा। जो जनरल प्रोविजन में बात कही गई है आपको वही अप्लाई करनी है फॉर असरटेनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो क्या लिखा गया देखिए, सबसे पहली बात, ये जो सेक्शन 12 है वो केवल तब लगेगा जब आपका सप्लायर और जो आपका रेसिपिएंट ये दोनों ही इंडिया में हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका अदर देन इंडिया वाला केस है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आप सीए फाइनल में पढ़ते हो। तो इंटर में सिर्फ और सिर्फ इन इंडिया वाले केसेस को ही कवर किया गया है। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले देखते हैं जनरल रूल क्या है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जनरल रूल क्या है, बिकॉज आपका मैं कहूंगा 99% केसेस में तो जनरल रूल ही लगता है। सिर्फ 1% जो स्पेशल केस है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। तो सबसे पहले समझिए जनरल प्रोविजन क्या है। जनरल प्रोविजन कहता है कि अगर सर्विसेज की सप्लाई की गई है किसी भी व्यक्ति के द्वारा और आपका जो रिसीवर है अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, आपने सर्विस सप्लाई की टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस पर्सन की लोकेशन बन जाएगा। लाइक मान लीजिए अगर मिस्टर ए ने गुड्स रिपेयर करने की सर्विस दी है, ठीक है, मिस्टर ए ने गुड्स रिपेयर करने की सर्विस दी है मिस्टर बी को। अब ऐसे केसेस में मान लेते हैं मिस्टर ए जो है वो हरियाणा से है और बी जो है वो पंजाब से है। ए हरियाणा से है और बी पंजाब से है। तो ऐसे केसेस में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सर्विस दी है गुड्स रिपेयर की। तो दो केस बनेंगे। केस 1, मिस्टर बी इज रजिस्टर्ड, मिस्टर बी इज रजिस्टर्ड। देखिए मैंने यहाँ पे रिपेयरिंग की सर्विस ली है, रिपेयरिंग की सर्विस किसी भी स्पेशल केस में कवर नहीं होती है, तो ये जनरल केस में कवर होगी। तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को रिपेयरिंग की सर्विस दी है एंड मिस्टर बी इज रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा पंजाब। जहां पे वो पर्सन रजिस्टर्ड है उसी की लोकेशन को, यानी कि रेसिपिएंट की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और इसका रीजन भी है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मिस्टर बी को जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो क्रेडिट लेना चाहेगा जो जीएसटी उसने भरा है, तो उसका आईटीसी नहीं मिल पाता। लेट्स से 10,000 रुपए का जो है यहाँ पे बिल रेज किया गया सर्विस का और उसपे 1,800 रुपए का यानी 18% जीएसटी है, तो टोटल बिल वैल्यू होगी 11,800। अब 11,800 मिस्टर बी मिस्टर ए को पे करेंगे और फिर मिस्टर बी 1,800 रुपए का आईटीसी क्लेम करना चाहेंगे बिकॉज उन्होंने जीएसटी पे किया है। अब यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि मिस्टर ए हरियाणा में है, बी पंजाब में है, तो सिंस मैंने कहा कि मिस्टर बी रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी पंजाब और हेंस
सप्लायर हरियाणा का है, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है, तो आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा, जिसका आईटीसी मिस्टर बी को बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, बट अगर ऐसा होता कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा ही बन जाती, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा ही बन जाती तो सप्लायर ने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया होता, और अगर ऐसा होता कि सी और एस चार्ज कर दिया हमारे सप्लायर ने, तो फिर उस केस में आपका जो व्यक्ति जो मिस्टर बी है जो पंजाब में है उसे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज मिस्टर बी पंजाब में रजिस्टर्ड है और मिस्टर ए ने जो सी और एस भरा है वो हरियाणा का है, तो ऐसे केसेस में आपको आईटीसी अलाउड नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन उसी के लोकेशन पे दिया जाए, सो दैट आईजीएसटी चार्ज हो जाए, और अगर मान लो सेम स्टेट में है तो सी और एस चार्ज हो, तो सेम स्टेट में हुआ तो वैसे भी क्लेम कर पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा तो उसी के प्लेस ऑफ जो है रेसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, सो दैट उसको आराम से आईटीसी मिल जाए। ठीक है, चलो क्या सर ऐसे सिचुएशन कभी बनती भी है? यस बिल्कुल बनती है, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे अभी, और जस्ट कुछ समय बाद ही डिस्कस करेंगे हमारे पहले ही पॉइंट में। ठीक है, तब मैं आपको ये फिर से बताऊंगा पूरा डिटेल में, बट अभी हमारे पास ये प्रोविजन समझिए कि अगर मान लो आपके पास मिस्टर बी रजिस्टर्ड है तो फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी पंजाब। दूसरा सिनेरियो, सर मिस्टर बी इज नॉट रजिस्टर्ड, मिस्टर बी इज अनरजिस्टर्ड, तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या ए के पास बी का एड्रेस है। अगर ए के पास बी का एड्रेस है हमारे पास, तो उसी एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है, आप कहते हो सर हमें नहीं पता मिस्टर बी कहां से आया था, बस आके रिपेयरिंग करवा के चला गया, तो ऐसे केसेस में जो आपका सप्लायर जहां पे बैठा है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। दैट मींस लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, और कंसीक्वेंटली वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये लॉ में लिखा गया है जनरल प्रोविजन में कि अगर आपने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किए तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन अगर आपने रजिस्टर्ड को किया तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, एंड अगर आपने अनरजिस्टर्ड को किए तो अगर आपके पास रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो ओके है, उसी पे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ना हो तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर को। ठीक है, तो ये हमारा जनरल प्रोविजन है। अगेन रिपीट करता हूं, अगर सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, जो भी आपका रेसिपिएंट है जो रजिस्टर्ड है उसी की लोकेशन पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो दो केस हो सकते हैं, क्या आपके पास एड्रेस अवेलेबल है आपके रेसिपिएंट का? यस, तो उस एड्रेस पर, और अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, मतलब जहां बैठ के आप सर्विस दे रहे हो वहीं को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा जनरल प्रोविजन है जो हर केस में लगेगा एक्सेप्ट जो आगे आने वाले केसेस है। ठीक है, ये 8-10 स्पेशल केसेस हैं, वहां को छोड़ दें तो हर जगह पे आपका ये स्पेशल जो जनरल प्रोविजन है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, चलो ये था हमारे जनरल प्रोविजन की सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा। अब आते हैं स्पेशल प्रोविजन पर। तो कुल मिला के यहाँ पे जो स्पेशल प्रोविजन कवर किए गए हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करना शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला स्पेशल प्रोविजन है जो कहता है कि अगर आपने इमोल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ सर्विसेज दी है। कैसी सर्विसेज सर? सर्विसेज लाइक आर्किटेक्ट की सर्विस, जब आपने नक्शा बनवाया है किसी आर्किटेक्ट से, इंटीरियर डेकोरेटर से आपने सर्विस ली है इंटीरियर डेकोरेशन के रिगार्डिंग, किसी टाइप की सर्वे की सर्विस सर्वेयर्स ने दी है, इंजीनियर ने दी है, या कोई भी ऐसे एक्सपर्ट की हो या रियल एस्टेट एजेंट की सर्विस हो, या फिर आपने सर्विस ली है राइट टू यूज की, यानी कि आपने कोई चीज किराए पे ली है, लाइक आपने कोई दुकान किराए पे ले ली, आपने कोई जो है मकान किराए पे ले लिया है, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो राइट टू यूज आपने लिया है जिसके बदले में आप रेंट पे करोगे। आप कंस्ट्रक्शन की कोई सर्विस देते हो, आप टेम्परेरी स्टे करने के लिए जाते हो, लाइक होटल में, इन में, गेस्ट हाउस में, होम स्टे में, क्लब में, कैंप साइट में, हाउस बोट में, इवन या किसी वेसल में। हाउस बोट में भी हम स्टे करते हैं, लाइक आप घूमने गए हो, लेट्स से आप कश्मीर घूमने गए तो वहां पे जैसे एक डल लेक है तो वहां पे डल लेक पे हाउस बोट बना रखी है जहां पे आप स्टे कर सकते हो, एंड पर डे का चार्ज होता है। लाइक जैसे आप होटल में रुकते हो सेम ऐसे ही बोट बनाई गई है जो कंप्लीटली आपको घर के जैसा ही या होटल के जैसा ही लगता है, तो वहां पे स्टे करते हो आप चाहे, या आपको कोई भी आपने होटल वगैरह बुक किया है, या कोई भी आपने जो है कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी भी टाइप की मैरिज के लिए, रिसेप्शन के लिए, सोशल कल्चर, किसी भी टाइप के प्रोग्राम के लिए कोई भी आपने बिल्डिंग जो है रेंट पे लिया, कोई हॉल रेंट पे लिया है, या फिर आपको कोई भी इनसे रिलेटेड सर्विस चाहिए।
इनसे रिलेटेड मतलब लेट से आपने किसी होटल को बुक किया है जहां पे उन्होंने आपको मैरिज फंक्शन करने के लिए परमिशन दी है, साथ में खाना पीना भी वही दे रहे हैं, तो रिलेटेड सर्विस इनसे उन्होंने दे दी। होटल में जब रुकते हैं तो रहने के साथ साथ खाना भी हमें दिया जाता है, तो फिर उसमें भी आपको एक रिलेटेड सर्विस दी गई है। इन सब केसेस में, हर केस में आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो होगी लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। जहां पे वो बिल्डिंग है या जहां पे वो बिल्डिंग होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेट्स से मिस्टर ए है, मिस्टर ए है हरियाणा से। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए है हरियाणा से और ये गए हैं घूमने मुंबई, महाराष्ट्र। तो मिस्टर ए हरियाणा से है और वो मुंबई घूमने गए हैं महाराष्ट्र। तो ऐसे केसेस में अगर वहां पे वो किसी होटल में रुकते हैं तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे माना जाएगा, जहां पे वो होटल है, दैट मीन्स मुंबई। तो जो आपका सप्लायर है वो मुंबई में ही है और होटल भी मुंबई में ही है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना जाएगा जहां पे वो आपका होटल एग्जिस्ट करता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र। ठीक है, चाहे आपका मिस्टर ए हरियाणा से हो, चाहे वो आपके पास दिल्ली से हो, चाहे पंजाब से हो, इवन इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। हर केस में अगर आप किसी होटल में किसी भी टाइप की बिल्डिंग में रहते हो फॉर अ टेम्पररी स्टे, किसी इन में रहे हो, कैंप साइट में रहे हो, किसी हाउस बोट में रहे हो, तो जहां पे वो चीज सिचुएटेड है तो वहीं पे आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सिमिलर वे में एक और एग्जांपल लाइक मिस्टर बी है, ये पंजाब से है और ये दिल्ली में इनके पास एक बहुत बड़ा खाली प्लॉट ऑफ लैंड है। ठीक है, प्लॉट है इनके पास, दिल्ली में एक बहुत बड़ा खाली एम्प्टी प्लॉट पड़ा है। ठीक है, अब मिस्टर बी ने सोचा कि यहां पे ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं, तो उन्होंने मिस्टर सी को हायर किया। मिस्टर सी जो है वो मान लेते हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से है मिस्टर सी। तो मिस्टर सी आर्किटेक्ट है, मिस्टर सी इज आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। तो मिस्टर बी ने सी से कहा कि भाई तुम नक्शा बना के दो मुझे दिल्ली के लिए। नक्शा बनवाया जा रहा है कहां के लिए, दिल्ली के लिए। दिल्ली में एक प्लॉट है जहां पे हमें बिल्डिंग बनानी है। तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो दिल्ली होगा जहां पे वो बिल्डिंग इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड है। ऑल्दो बिल्डिंग वहां पे अभी है नहीं, लेकिन कल को बनेगी वहीं पे ना, तो जिस जगह पे बनाने की सोच रहे हो वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो आपका सप्लायर एमपी से है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग्स के रिलेशन में, हाउस बोट वेसल्स के रिलेशन में हमेशा जहां पे वो बिल्डिंग है या इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा वहीं पे माना जाएगा। अब आप इस बिल्डिंग को बनाने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन सर्विस लेते हो, किसी से डेकोरेशन करवाने के लिए इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस लेते हो, कोई अदर एजेंट रिलेटेड काम करवाने के लिए रियल एस्टेट एजेंट की सर्विस लेते हो, किसी सर्वेयर की सर्विस लेते हो, हर केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली बिकॉज वो बिल्डिंग आपकी दिल्ली में है या इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड इन दिल्ली है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी सर्विस हो, वहां पे रहने की, उसे कंस्ट्रक्ट करने की, या वहां पे आप जो है सर्वेयर की, आर्किटेक्ट की, इंजीनियर की, किसी भी सर्विस लोगे इन रिलेशन टू दैट बिल्डिंग, तो वहां पे वो प्रॉपर्टी जहां पे है वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एक बहुत बड़ा जो है इस प्रोविजन का एक ड्रॉबैक है जो अब मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मिस्टर ए है हमारे पास एक, मिस्टर ए है वो हरियाणा से है, मिस्टर ए हरियाणा से है और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इन्होंने हरियाणा में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ठीक है, अब ये गए हैं, लेट्स से ये गए हैं महाराष्ट्र, गए हैं जहां पे इनकी कोई बिजनेस मीटिंग होनी है, तो बिजनेस मीटिंग के चलते ये महाराष्ट्र मुंबई गए हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बिजनेस मीटिंग है तो बिजनेस पर्पजेस के लिए ये मुंबई गए हैं। अभी मुंबई में एक होटल बुक करते हैं और वहां पे वो स्टे करते हैं लेट्स से 3 डेज के लिए, 3 दिनों के लिए मुंबई में किसी होटल में ये रुकते हैं। जब 3 दिनों बाद बिल आया तो लेट्स से यहाँ पे बिल आया 50,000 रुपीज। सर बहुत महंगा होटल है, मान लेते हैं कोई बड़ा 5 स्टार होटल है, ठीक है, तो 50,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 3 दिन का बिल आ जाए। एंड यहाँ पे मान लो जीएसटी लगा दिया गया 18%।
अब क्वेश्चन आया सर जीएसटी लगेगा कौन सा? ये जीएसटी ऑब्वियस है, प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो मिस्टर ए रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, एक होटल में अगर रुकेंगे तो हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे वो होटल है, तो दैट मीन्स महाराष्ट्र में। सप्लायर भी महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे सी और एस लगेंगे। कितना कितना? यहाँ पे आपका सी और एस लगेंगे 4500 और 4500, 4500 और 4500। कंसिक्वेंटली 59,000 का आपका टोटल अमाउंट वो हो जाएगा जो ए को पे करना पड़ेगा मिस्टर बी को या होटल ओनर को। ठीक है, तो यहाँ पे 59,000 रुपए 59,000 रुपीज आप पे कर रहे हो, बट मिस्टर ए क्या सोच रहा है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो ये आपका 9,000 गया है 4.5 इसका हम क्लेम ले लेंगे। क्या ये क्लेम ले पाएंगे, यही अब मेरा क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, ये जो टैक्स आपने पे किया है, जो आपने होटल ओनर को पे किया है, उसने आपसे सीजीएसटी कलेक्ट किया है, और उसने जो एसजीएसटी कलेक्ट किया है वो आपका महाराष्ट्र का है। कहां का है वो? महाराष्ट्र का। आप कहां पे हो? हरियाणा में। जब आप अपनी रिटर्न में जब आप 3B फाइल करोगे तो वहां पे आप कहोगे सर हमने बिल में पे किया है, सीजीएसटी पे किया 4500 और एसजीएसटी पे किया 4500। आप कहोगे कि इसका क्लेम दे दो। कहां पे मांग रहे हो आप क्लेम? हरियाणा में। बट हरियाणा गवर्नमेंट पता है क्या कहेगी, भाई ये जो जीएसटी तुम दे के आए हो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिला है, सेंटर को नहीं मिला जो हम आपको क्लेम दे दे। आपका ये जीएसटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिला है, तो हम इसका कोई क्लेम आपको नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे केसेस में आप महाराष्ट्र में सी और एस भर के आते हो और उसी का क्लेम हरियाणा में सी और एस के तौर पर लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो सर हम आईजीएसटी के नाम से ले लें, आईजीएसटी के नाम से भी नहीं ले सकते, बिकॉज पे हुआ है इनिशियली सी और एस के नाम पे, तो आप आई के नाम पे क्लेम भी नहीं ले पाओगे। तो क्या इसका मतलब ये 9,000 का जीएसटी हमारा वेस्ट हो गया? द आंसर इज यस। ऐसा होता भी है, जब भी कोई होटल में रुकता है कोई भी बिजनेसमैन अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके, तो उसे कभी भी उसका आईटीसी नहीं मिल पाएगा। ऐसा इंडिया में जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज आपके बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉइज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवलिंग करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द वर्क, तो वहां पे कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, बस एक केस में आईटीसी मिल पाता, अगर मिस्टर ए खुद महाराष्ट्र के होते और महाराष्ट्र में मान लो वो पुणे से और मुंबई में जाके रुके, तो फिर वो ले पाएंगे, बिकॉज ऐसे केसेस में सी और एस आपने महाराष्ट्र में पे किया और आप उसे क्लेम भी महाराष्ट्र में ही कर रहे हो, तो फिर समस्या नहीं आती। यानी कि सेम स्टेट के होटल में रुकोगे तो आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिल पाता। ये दिमाग बहुत ही जो है सोच समझ के लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई हमने मना भी नहीं किया लेने से और एक टाइप से आपको आईटीसी मिलेगा भी नहीं, तो हमने डिनाई भी नहीं किया और देना भी नहीं पड़ेगा। तो ये दिमाग लगाया गया काफी अच्छा, जिसकी वजह से ऐसे केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलो, तो ये वैसे जो है हमारे पास सेक्शन 15-17 में भी लिखा गया कि ऐसे प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजन की वजह से आपका आईटीसी भी रुक सकता है। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से ही आपको आईटीसी डिनाई हो जाता है। ठीक है, चलो, तो मैं आपको बताया था कि इमोल प्रॉपर्टी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा? जहां पे वो इमोल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बट अब एक और केस देखते हैं इसमें। एक और केस जो यहां पे बनाया गया है क्या है, देखिए, लेट्स से मिस्टर ए है, ये दिल्ली से है, मिस्टर ए है दिल्ली में, और मिस्टर बी है, ये हमारे इंजीनियर है, और ये है मान लेते हैं पंजाब से। तो हमारे पास मिस्टर ए दिल्ली में है, बिजनेस ओनर है, और मिस्टर बी है पंजाब में। अब अगर मान लो मैं केस कवर करूं कि मिस्टर ए के पास है ना एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है उनकी मान लो यूएसए में, इंडिया में नहीं है प्रॉपर्टी, कहां है? यूएसए में। क्या यूएसए में इनका प्लॉट पड़ा है जहां पे प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने इस मिस्टर बी की सर्विस ली, इंजीनियर की। कहते हैं भाई प्रॉपर्टी बनानी है या ठीक करनी है, तुम बताओ कैसे क्या होगा। तो ऐसे केसेस में सर हमने अभी पढ़ा है कि जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे क्या लिखा गया कि अगर इमोल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है या इंडिया के बाहर बनाई जाएगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यानी कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जहां प्रॉपर्टी है दैट इज यूएसए, यहां नहीं मानी जाएगी। प्रॉपर्टी की जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो मानी जाएगी जहां पे आपका रेसिपिएंट है, यानी कि दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है
कि अगर प्रॉपर्टी कभी भी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है या इंडिया के बाहर सिचुएट करने की या बनाने की इंटेंशन है, तो फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन पे नहीं होगी, बल्कि ये होगी जहां पे आपका रेसिपिएंट बैठा है। जैसे कि इस एग्जांपल में प्रॉपर्टी यूएसए में है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा? दिल्ली। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, भाई इसको प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया बना के एक्सपोर्ट मत बना देना। दिस विल बी नोन एज अ विद इन इंडिया सप्लाई, इंडिया के अंदर अंदर की सप्लाई माना जाएगा, और यहाँ पे दिल्ली को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहां पे आपका रेसिपिएंट बैठा है। ठीक है, चलो, तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। इफ लोकेशन ऑफ आईपी यानी कि आपकी इमोल प्रॉपर्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये चीज क्लियरली लॉ में बता दी गई है। अब इसके अलावा एक और मुद्दा आता है। क्या मुद्दा है सर? कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी इमोल प्रॉपर्टी है, बोट है, वेसल है, वो मोर देन वन स्टेट में जो है वो सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 2 एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं, या इवन 3 एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप ये पॉइंट समझ सकते हो। लेट्स से आईटीसी होटल्स है, सभी ने नाम सुन रखा है। आईटीसी होटल इंडिया के जो है सबसे बेस्ट होटल्स में जो चेन है उसमें आते हैं। 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के होटल्स हैं, लग्जरी होटल्स हैं जो पूरे इंडिया में जिनके होटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे आपको बड़ी बड़ी सब्सिडीज में। तो लेट्स से आईटीसी होटल वालों ने एक ऑफर निकाला। क्या ऑफर निकाला? उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए लेंगे आपसे, आपको 1 लाख रुपीज पे करने हैं, 1 लाख रुपीज आपको पे करने हैं, और उसके बदले में हम आपको 7 डेज का स्टे देंगे। कहूं सर ये कौन सा ऑफर है? 7 दिनों के 1 लाख रुपए। देखिए यूजुअली जिनका अगर मान लो डेली का रेंट 20-25 हजार रुपए पर डे का हो, तो आप देख सकते हो 7 दिन में वो काफी हैवी डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। ठीक, चलो, तो 7 दिन का होटल स्टे है और वो कह रहे हैं कि हम आपको 1 लाख रुपए में 7 डेज का स्टे देंगे, एंड कंडीशन ये भी है साथ में कि आप ये स्टे पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हो। दैट मीन्स पूरे इंडिया में हमारे हर स्टेट में होटल्स हैं, आप कहीं भी रुक सकते हो इस 1 लाख के बदले में। मतलब आपको 7 डे का स्टे है, तो आप ये भी कर सकते हो कि 2 दिन आप जो है वो दिल्ली में किसी आईटीसी के होटल में रुक जाओ, 2 दिन आप मुंबई के किसी होटल में रुक जाना, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। 1 दिन मान लो आप गोवा निकल गए, वहां आप रुक गए, और फिर मान लो 2 दिन आपने केरला में किसी होटल में जो है आईटीसी के होटल में टाइम स्टे किया है। तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हो कि एक साथ आप मल्टीपल लोकेशंस पे रहते हो, बट पे आपने एक लमसम अमाउंट किया है और उसके बदले आपको स्टे मिला है। अब मुद्दा है सर हम तो दिल्ली भी रहे हैं, मुंबई भी रहे हैं, गोवा भी रहे हैं, केरला भी रहे हैं, तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई तो वहां माना जाता है जहां होटल है, एंड होटल तो आपके पास हर स्टेट में है। तो क्या ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, मुंबई, गोवा, केरला चारों स्टेट में मानी जाएगी? द आंसर इज यस। कितनी कितनी मानी जाएगी यही हमें देखना है आगे प्रोविजन में। देखिए आपने 1 लाख रुपए दिए हैं जिसके बदले में आप 4 राज्यों में स्टे कराए, तो क्या चारों राज्यों में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा? यस। बट कितना कितना अमाउंट होगा हर स्टेट में यही देखना है, इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं। सिमिलर वे में एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने एक हाउस बोट बुक की है, आपने एक हाउस बोट बुक की है, ये हाउस बोट आपको मुंबई से पिक करेगी, मुंबई से पिक करेगी, और ये मान लेते हैं 5 दिनों का एक आपका जो है लग्जरी सफर है जिसमें आप उस हाउस बोट में रहने वाले हो अगले 5 दिनों के लिए। बट ये हाउस बोट स्टेशनरी नहीं है, ये लगातार मूव करती रहेगी। ठीक है, तो ये मुंबई से चलेगी, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के बाद वो आपको गोवा लेके जाएगी, लेट्स से वहां से फिर आपको ये जो है केरला, और फिर आपको यहां से मान लो कर्नाटका भी लेके जाया जाएगा, और वहां पे आपको ड्रॉप किया जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे पैसा दिया, मान लो मैंने इस 5 दिन के टूर के लिए जो है वो 75,000 रुपीज पे किया, अब उस 75,000 रुपए के एवज में या उस 75,000 रुपए के बदले में आपको जो है एक हाउस बोट में स्टे करना मिल रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि वो हाउस बोट स्टेशनरी नहीं है, वो लगातार मूव करती है। तो सर हमने तो पढ़ा था कि जहां हाउस बोट होगी वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो हाउस बोट तो मुंबई भी रही, फिर कुछ समय गोवा में रही, फिर चलते चलते केरला में चली गई, फिर चलते चलते कर्नाटका में भी चली गई, तो क्या अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई चारों राज्यों में माना जाएगा? द आंसर इज यस। प्लेस ऑफ सप्लाई अगेन चारों स्टेट में माना जाएगा, यानी कि 75,000 रुपए के एवज में जो जीएसटी चार्ज होगा उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक चारों राज्यों में होगा।
अगेन मुद्दा आया सर वैल्यू कैसे बांटे, कितनी कितनी वैल्यू कहां कहां पे टैक्सेबल होगी, यही हमें रूल्स में बताया गया है। ठीक है, चलो एक और केस कवर करते हैं, थर्ड केस एंड द लास्ट केस। ये केस क्या कहते हैं, लेट्स से आपने कोई होटल बुक किया है, बहुत बड़ा होटल है, और वो होटल कुछ इस टाइप से है कि लेट्स से ये हमारे पास हरियाणा है और बिल्कुल इसी के लगता राजस्थान है। अब देखो दो स्टेट के बीच में कोई बॉर्डर नहीं होती, लगातार चलती हुई सड़क होती है और आप जो है इस सड़क के थ्रू क्रॉस कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि चेक पॉइंट होगा, बिकॉज ये देश नहीं है, ये स्टेट है। ठीक है, तो कोई बीच में बॉर्डर नहीं होती। तो ऐसा हुआ कि एक होटल बनाया गया है जो पार्शियली हरियाणा में और पार्शियली राजस्थान में कवर होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस में कोई बड़ी बिल्डिंग हुई, कुछ अच्छे एरिया में कवर हुई, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल बॉर्डर पे हो, तो उसका पार्शियल जो है एरिया एक एरिया में और दूसरा एरिया जो है दूसरा पार्ट दूसरे एरिया में कवर हो सकता है। अब ऐसे केसेस में अगर आप इस होटल में स्टे कर रहे हो और आपने लेट्स से 50,000 रुपीज पे किए हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा? सर हम यहां बैठते हैं तो यहां, उस तरफ चले जाते हैं तो उस तरफ। देखिए ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह पे माना जाएगा, बट कितना कितना ये हमें अगेन रूल्स के थ्रू बताया गया है। तो मैंने आपको तीन केसेस बताए, अब देखते हैं तीनों के लिए क्या प्रोविजन जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। देखिए सबसे पहले कहा गया कि अगर आपके पास अदर देन सिंगल प्रॉपर्टी, जो मेरा पहला केस था जहां पे आपके पास चेन ऑफ होटल्स है जिसमें आप अलग अलग होटल्स में अलग अलग टाइम पे स्टे करते हो। ठीक है, तो मल्टीपल होटल्स है, मल्टीपल बिल्डिंग्स है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज है जो पूरे इंडिया में बिखरी हुई है। ऐसे केसेस में जो वैल्यू होगी उसे नंबर ऑफ नाइट स्टेज के हिसाब से बाइफरकेट किया जाएगा। मतलब सर, मतलब देखिए यहां पे जब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप 2 रातें दिल्ली रुके हो, 2 दिन मुंबई रुके हो, 1 दिन गोवा और 2 दिन केरला, तो ये नाइट स्टे काउंट की जाएगी। लेट्स से नाइट स्टेज है 2 2 1 और 2, तो ये जो रेवेन्यू है 1 लाख का, इसे इसी रेशो में बांट दिया जाएगा 2 2 1 2 के रेशो में, और सभी चारों राज्यों में अपोर्शन करके अकॉर्डिंगली टैक्सेस लगाए जाएंगे। ठीक है, तो पहला केस जहां पे सेपरेट प्रॉपर्टीज है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, मतलब मैं सिंपली कहूं तो चेन ऑफ होटल है जिसके मल्टीपल होटल्स थ्रू आउट द इंडिया है, तो ऐसे केसेस में जो आपको वैल्यू गिवन होती है सप्लाई की उसे बाइफरकेट करना होता है हर जगह पे जहां पे आप रुके हो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट स्टे। कौन सी जगह पे आप कितने रातों के लिए रुके हो उसके हिसाब से आपको जो है वो उसको बाइफरकेट करना है। ठीक है, चलो फिर आया दूसरा केस जहां पे मैंने कहा कि हाउस बोट वाला केस है और हाउस बोट स्टेशनरी नहीं है, लगातार मूव कर रही है। तो ऐसे केसेस में हमारा जो एएस है क्या सॉरी हमारा जो ये सेक्शन 12 है वो क्या कहता है, टाइम स्पेंट बाय द बोट और वेसल इन ईच सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हर राज्य में कितना समय बिताया है आपकी उस बोट ने, ये चीज के बेसिस पे वैल्यू डिसाइड होगी। यानी कि मान लीजिए जब आपकी बोट निकली मुंबई से गोवा गई, तो पहले आप महाराष्ट्र थे, तो मान लेते हैं आपकी जो 5 दिन का सफर था उस सफर में से पहले 15 घंटे आप महाराष्ट्र के अंदर थे, फिर अगले 30 घंटे मान लो बोट ने आपको गोवा के अंदर रखा, फिर उसके बाद आप केरला गए, केरला आप अगले 48 घंटे रहे, एंड जो बाकी टाइम बचा वहां पे आप कर्नाटक थे। तो ये जो स्टे का टाइम है इसी के रेशो में इस वैल्यू को 75,000 को बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे केस में वैल्यू कैसे बाइफरकेट होगी ये बताया गया। एंड लास्टली अगर आपकी सिंगल प्रॉपर्टी है और वो मल्टीपल स्टेट में आ जाती है तो फिर एरिया देखना पड़ेगा आपको। इसका मतलब जो मैंने थर्ड केस बताया है यहां पे ये देखा जाएगा कि जो होटल है उसका कितना एरिया हरियाणा में आता है, कितना राजस्थान में। लेट्स से 500 स्क्वायर फीट में जो है आपका होटल फैला हुआ है, तो मान लेते हैं 200 स्क्वायर फीट एरिया हरियाणा में फॉल करता है और 300 स्क्वायर फीट एरिया राजस्थान में। तो फिर जो भी आपका बिलिंग होगी, लाइक 50,000 की बिलिंग है तो 200-300 के रेशो में, यानी कि 20,000 और 30,000 इस टाइप से बाइफरकेट कर दी जाएगी दोनों ही राज्यों में। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोविजन बनाए गए हैं। अगर मल्टीपल स्टेट्स में आपके पास वो होटल, वो वेसल या वो आपकी इमोल प्रॉपर्टी या फिर आपका जो है हाउस बोट आ जाता है तो फिर कैसे बाइफरकेशन होगा। ठीक है, चलो तो इस टाइप से हम प्लेस ऑफ सप्लाई असरटेन कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखना, अगर आपका जो ये अमाउंट है पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में ही बता रखा है कैसे बांटना है तो फिर वैसे बांटा जाएगा। लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी बोल दिया गया भी आप 4 दिन स्टे कर सकते हो 1 लाख के एवज में, जिसमें आपके पास 50,000 की वैल्यू इस जगह पे मानी जाएगी, 25 यहाँ 25 यहाँ, या कोई भी तरीका है जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है तो फिर वो अप्लाई होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तब जाके आपको ये
रूल 4 अप्लाई करना होता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ये रूल 4 है आईजीएसटी रूल्स का, ठीक है। तो आईजीएसटी रूल्स के तहत ये रूल 4 इशू किया गया, जिसमें बताया गया है कि कितना प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर माना जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये थी मेरी पहली स्पेशल सर्विस इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब मेरी नेक्स्ट स्पेशल सर्विस है रेस्टोरेंट की, केटरिंग की, पर्सनल ग्रूमिंग की, फिटनेस की, ब्यूटी या हेल्थ केयर की। अगर इनमें से कोई भी सर्विस है, लाइक आप कहीं पे कुछ खाना खा के आते हो, रेस्टोरेंट सर्विस हो गया। केटरिंग से रिलेटेड सर्विस है, अगर याद रखना, अगर वो इमोल प्रॉपर्टी के साथ ही एडिशनली अटैच की गई है, मतलब मान लो जिनका होटल है वही केटरिंग सर्विस भी दे रहे हैं, तो वो इंसिडेंटल सर्विसेज में आ जाएगा और वो इमोल प्रॉपर्टी जहां है वहीं पे हो जाएगा। अदरवाइज अगर अलग से आपने केटरिंग सर्विस ली है, किसी थर्ड पर्सन से ली है, आपने कोई पर्सनल ग्रूमिंग करवाई है, लाइक आप ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाते हो, आपने फिटनेस रिलेटेड सर्विस ली है, लाइक आपने कहीं जिम वगैरह ज्वाइन कर रखा है, कोई ब्यूटी या हेल्थ केयर ट्रीटमेंट आपने लिया है, कोई आपने मेडिकल जो है ट्रीटमेंट करवाया, इन सब केसेस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई है। बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन बनाया गया। अगेन इस केस में अगेन वही बात आएगी कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन का कोई अलग अलग डिफरेंस नहीं रखा गया। सिंपली बोला गया कि अगर इनमें से कोई सर्विस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस जहां पे इनको एक्चुअल में परफॉर्म किया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद थर्ड केस, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आपने ट्रेनिंग की सर्विस ली है, किसी भी टाइप से कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड सर्विस ली है, तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन, क्योंकि अगेन रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रेनिंग के एवज में उसने जो जीएसटी पे किए उसके लिए आईटीसी दिलवाने के लिए बोल दिया गया साफ साफ कि रजिस्टर्ड पर्सन के एड्रेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे वो ट्रेनिंग एक्चुअली दी गई है, एक्चुअली परफॉर्मेंस हुई है उस ट्रेनिंग के लिए, वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये बहुत सिंपल सा केस था। अभी आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं, इसके आगे के मुद्दे नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये जो मैंने टॉपिक आज आपको करवाए हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके आईसीए के मॉड्यूल में, तो आप उन सबको जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल सारे बता दिए हैं, बट वो एग्जाम्पल पढ़ने से आपको और ज्यादा जो है वो चीजें ध्यान रहेंगी, और पता भी नहीं है कि कहीं आईसीए उसी में से किसी एक को क्वेश्चन बना दे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से पढ़िएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका कवर करते हैं।